मैं विनोद कुमार आज आपको 4/4/2022 विज्ञान का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। हाई स्कूल सत्र 2022 पेपर कोड 824 BP। तो सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद में सारे प्रश्नों के उत्तर सॉल्यूशन दूंगा क्रमबद्ध तरीके से विद न्यूमेरिकल्स आल्सो और रासायनिक समीकरण भी। तो देखिए इसमें दूसरा पेज है, इसमें सभी प्रश्न इसमें हिंट दिए रखे हैं। और तीसरा पेज है, इसमें खंड का है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी तो F बराबर R/2 ये फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें पहला दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो F बराबर R/2, 30 को हाफ करेंगे तो ये 15 आएगा, सेकेंड ऑप्शन। खा वाले में किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, तो ये आपका चौथा वाला लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच। इसका जो है मैं विद डायग्राम आपका सोल्यूशन भी दूंगा। घा वाले का वैद्युत ऊर्जा का मात्रा होता है किलोवाट घंटा। और दूसरा प्रश्न है ये, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें जो ऊपर फार्मूला दिया है दर्पण के लिए 1/V + 1/U बराबर 1/F लेंगे और इसका जो सूत्र है V बराबर 30 सेंटीमीटर आएगा। इसका सोल्यूशन भी आपको आगे मिलेगा। खा है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो उस विक्षेपण की परिभाषा देना है। और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम यानी कि विजियोर होता है, बैंगनी, जामनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी बैंगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो ये भी क्रम आपको देखने को मिलेगा। गा वाला है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक, ये भी पूरा मात्रक इसमें जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें तीसरा, दूरदर्शी दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है, आवश्यक किरण आरेख सहित इसको मिलेगा। नीचे वाला जो सवाल है अथवा में आप ये कर सकते हैं, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस यानी अभिसारी माने उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी विद डायग्राम आपको मैंने इसका सोल्यूशन दिया है, वो आपको आगे मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा सोल्यूशन आपको एक एक न्यूमेरिकल, फिजिक्स का पूरा एक एक सोल्यूशन और केमिस्ट्री की प्रत्येक सवाल आपको सॉल्व मिलेगा। खा वाला है एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर हो तो इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। अथवा में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये व्यंजक मैंने नीचे दे रखा है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में आप इसको व्यंजन प्राप्त करेंगे यानी कि निगमन करेंगे, तब इसके नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, नामांकित किरण आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि का स्पष्ट वर्णन कीजिए। या 7 नंबर में, अथवा इसका सवाल का सॉल्यूशन भी मिलेगा। 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आवृत्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी, धारा भी आपको ज्ञात की जाएगी, क्योंकि इसमें जो वाट है वो P1 और वोल्ट जो है V1, P1 V1 P2 V2 के फार्मूले से ये निकल जाएगा। विद्युत बल्ब का प्रतिरोध, उसका तुल्य प्रतिरोध, उनसे ली गई अलग अलग धाराएं भी आपको पूरी सोल्यूशन मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मेरे चैनल पे और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिसमें ऑल भी आप दबाएं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे देखिए, ये बी पार्ट है यानी कि खा पार्ट जो कि केमिस्ट्री का है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4 होता है। तो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इसकी संयोजकता होगी। खा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र CaPO4 होल ट्वाइस, इसमें थर्ड वाला सही होगा।
विद सॉल्यूशन मिलेगा। गा वाला रासायनिक समीकरण VaCl2 जलीय H2SO4 जलीय इक्वल VaSO4 और 2HCl जलीय, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जो कि इसमें है नहीं, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये सही है। नेक्स्ट है इसमें आप छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का कारण देते हुए लिखिए। तो Cu++ Zn, और इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है क्योंकि जो Cu है इसमें इलेक्ट्रॉन का लेना और देने से होता है, तो इसमें ऑक्सीकारक अपचायक आगे आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट है खा इसका कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा NaOH होता है और प्लास्टिक सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O नीचे मैंने दिया है, इसके यूज लिखना है, ठीक है। तो ये भी मिलेगा आपको। गा वाला है मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी मिलेगा। ये मैंने पहले प्रश्न दिखाने के उद्देश्य से आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है खास का विद्युत रसायन श्रेणी की किन्हीं दो उपयोग लिखिए। और सातवां जो प्रश्न है आपका, इसमें आपके जो IUPAC है इसके नाम देना है। तो देखिए जैसे पहला है CHCOOH, तो ये मेथेनोइक एसिड है आपका। और जो सेकंड वाला है इसमें 2,4,4, अगर राइट साइड से आप इसे काउंट करते हैं तो 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन नाम होगा, और अगर लेफ्ट से करेंगे तो इसका होगा 2,2,3 ट्राई पेंटेन। नेक्स्ट इसमें जो नीचे समीकरण इनका भी पूरा सोल्यूशन मिलेगा पांचों, और अथवा में जो प्रश्न है इनका भी पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अगला इसमें गाखंड वायु का होता है जिसमें MCQ हैं 4। पहला है क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश को अवशोषित करते हैं, यानी पेड़ पौधे प्रकाश को ही, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। खा है जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, और लेमार्क ने भी बताया था, तो चार्ल्स डार्विन है इसमें। नेक्स्ट है इसमें गा मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो वो प्लेसेंटा से मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा माँ के जो एक नली होती है फ्लोपियन ट्यूब, उससे जुड़े रहता है, इससे ही भ्रूण को पोषण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से विषमपोषी नहीं है? तो इसमें फफूंद, फीताकृमि, ये सारे ही विषमपोषी हैं, बस मनी प्लांट स्वपोषी है। नेक्स्ट इसमें 10 का डायफ्राम क्या है, ये कहाँ पे आता है? डायफ्राम ये श्वसन में सहायक होता है और ये पसलियों के नीचे पाया जाता है, ठीक है। पुनरुत्थ भवन की क्रिया, ये प्रोटोजोआ सिलेंड्रा जैसे निम्न कोटि के आकशेरुकी जंतु में पुनरुत्थ भवन की क्रिया पाई जाती है। इनके शरीर के प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण होता है। प्लेनेरिया भी इसी में आता है। गांव में है विषमपोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो सभी जंतु विषमपोषी पौधे पोषण के उदाहरण हैं, यानी कि सभी जंतु और फफूंद जो होती है वो विषम पोषण ही करते हैं। 11वां मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नर और मादा दोनों जनन तंत्र प्रजनन वाले भाग में हैं, उसमें आप नर जनन तंत्र का अगर चित्र बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं और उसके बारे में, तो 4 नंबर आपको मिलते हैं। अथवा आवृतबीजीय या एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र दे रहे हैं ये जो एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, तो एंजियोस्पर्म का। खावाला किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वृक्काणु या नेफ्रॉन जो है हमारे यूरिन को छानने का काम करता है। वृक्काणु ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया भी था। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। ये तो आप लिख देंगे कि सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, क्या क्या लाभ हैं, ये सब लिखना है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति में जितने भी संसाधन, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश आदि, ये सब प्राकृतिक संसाधन, इनके बारे में आपको लिखना था। अथवा में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी है। तो ये भी वायवीय श्वसन, यानी कि वह श्वसन प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में होती है, वायवीय श्वसन कहलाती है, और इसके बारे में आप श्वसन तंत्र के यानी कि चित्र भी बना सकते थे। सेकेंड है मानव हृदय में रुधिर प्रवाह। तो रुधिर प्रवाह में आप इसका चित्र भी बना सकते थे 2 नंबर में, और उसके बारे का वर्णन भी कर सकते हैं, क्योंकि रुधिर जो है धमनियों द्वारा शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं द्वारा वापस आता है। इस तरह से रुधिर प्रवाह की पूरी क्रिया आप लिख सकते हैं। वन प्रबंधन पर टिप्पणी बड़ी अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न है और सामाजिक विज्ञान में भी होता है। नेक्स्ट है 12वां, एक आवृतबीजी एंजियोस्पर्म
पौधे के नर जननांग का वर्णन कीजिए जिसमें साइकस पाइनस जो है आवृत बीजी होते हैं, अनावृत बीजी एंजियोस्पर्म उसका वर्णन करना था। मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या करना था। इसमें एक्स और XY क्रोमोसोम का आप क्रॉस सेक्शन दिखा सकते थे। ये समाप्त हुआ। अब आगे आपको इसी का मैं पूरा सोल्यूशन अपनी रिटन हैंड राइटिंग में दूंगा। तो आगे देखिए आप सत्र 2022 विषय विज्ञान संकेत 824 BP, इसका पूरा सोल्यूशन है। पहला है का एक गोलीय दर्पण, इसमें प्रश्न का मैंने हिंट दिया है। तो R बराबर 30 सेंटीमीटर, F निकालना है तो F बराबर R/2 सूत्र होता है। तो R का मान 30 को 2 से भाग देंगे 15 सेंटीमीटर, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। खा वाला किसी वस्तु का डैश रखते हैं तो इसका चित्र है किरण आरेख जो आपका देखिए इधर लेफ्ट साइड में F1 2F1 और राइट साइड में F2 2F2। जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो इसका किरण आरेख उधर ही और सीधा आभासी बनेगा। तो वस्तु कहाँ रखी जा रही है? F और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखी जा रही है। तो यहाँ दिया है लेंस के प्रकाशीय केंद्र O और प्रथम मुख्य फोकस F के बीच वस्तु रखी जाए तो उसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गा वाला है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा होता है। इसको kWh या हम यूनिट भी लिखते हैं। घा है विद्युत धारा का मापन करते हैं तो विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं और विद्युत धारा का अगर मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। अगला दूसरे का है पहला एक अवतल दर्पण से लेके ज्ञात कीजिए। तो इसका एक किरण आरेख है। जब F और P के बीच वस्तु रखते हैं तो लेंस के दूसरी ओर सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आगे देखिए इसमें सेकंड का ये पूरा सोल्यूशन है। दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। उसमें दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -30 सेंटीमीटर दे रखी है इस सवाल में। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V ज्ञात करना है। तो दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/U + 1/V बराबर 1/F। 1/U, U का मान ऊपर देखिए -15 यहाँ लगा दीजिए। 1/V, V का मान निकालना है तो ऐसे रखिए और बराबर 1/-30 आपका F का मान होगा। 1/V बराबर -1/30 ये ऐसे रहेगा और माइनस का 1/15 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। और 1/V बराबर जब इनका एलसीएम लेंगे 30 तो 30 से कम 30 -1 और 15 दूनी 30 प्लस का 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/30, B का मान 30 जो मैंने पहले आपको बताया था अभी, उसमें भी 30 ही आंसर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। प्रकृति कैसे बनेगी? सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये देखिए दर्पण के पीछे ये अवतल दर्पण है पीछे और बड़ा आभासी सीधा बनेगा। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड सवाल नंबर है खा श्वेत प्रकाश से लेकर वर्णक्रम का ये बताया था मैंने। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आता है तो ये सीधा जाना चाहिए लेकिन नहीं, ये बैंड हो जाता है और ये 7 रंगों में होता है। नीचे से विविजियोर लिखा है तो ये विविजियोर इस तरह से 7 रंगों में विभक्त होता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? इसकी परिभाषा श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभिन्न रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका 2 का गा वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इसमें एक इसकी परिभाषा है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में। किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इनका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ये मैंने आपको सवाल जब क्वेश्चन बताया वहाँ भी बताया। तीसरे का है दूरदृष्टि दोष क्या है? इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इंग्लिश में, दूरदृष्टि दोष। तो इस दोष के नेत्र को दूर की यानी कि जिस व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की जो निकट की वस्तु हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निवारण अगर करा जाए तो चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना चाहिए, इससे निवारण होगा। नीचे आपको किरण आरेख खींचें, इसमें ये नेत्र है, लेंस है, वस्तु यहाँ से तो ये रेटिना के पीछे बनता है और जब हम उत्तल लेंस लगा देते हैं तो रेटिना पर ही बनता है। इस तरह से आप इस चित्र को भी बना सकते हैं, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट है इसका अथवा प्रश्न। एक वस्तु, ये न्यूमेरिकल है, प्रकृति ज्ञात की है तो इसका ये मैंने किरण आरेख भी खींचा है।
आप देखिए लेंस से ये जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर इसकी फोकस दूरी 10 है तो 10 का 20 जो है इसकी 2f होगी और 25 5 ऊपर होगी। तो जब यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ लेंस के उल्टा और वास्तविक बनेगा और ये छोटा बनेगा वस्तु से। ठीक है, तो यहाँ दिया है वस्तु से लेंस की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 राइट साइड में इसलिए प्लस और लेफ्ट साइड वाले जो है माइनस में चिन्ह होते हैं, इसकी वैल्यू होती है। और तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है। तो लेंस के लिए सूत्र माइनस का होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान जो है आपका निकालना है 1/-1/25 u का मान और बराबर 1/10 1/b और माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा बराबर 1/10। 1/b बराबर 1/10 ये ऐसे ही रहेगा और 1/25 जो इधर से इधर आएगा दूसरी साइड में इक्वल के तो माइनस में हो जाएगा 1/25। इनका एलसीएम लेंगे 50 तो 5 - 2 माइनस करके 3/50 और 50/3 या इसको भाग देंगे तो 16.67 सेंटीमीटर आएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेंस से 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के दूसरी ओर उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए ऊपर लेंस वस्तु लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बन रहा है। नेक्स्ट है इसका तीसरे का खा। एक तार के सिरों से डैश गणना कीजिए। प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें देखिए विभवांतर V का मान 1.5 वोल्ट दे रखा है, विद्युत धारा I का मान 0.5 एम्पियर दे रखा है। 4 नंबर का सवाल है, तार की लंबाई L बराबर 3 मीटर दे रखी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दे रखा है। प्रतिरोध इसको रो कहते हैं, नीचे इंग्लिश में रो भी लिखा है RHO। रो का मान ज्ञात करना है और कैपिटल RN की प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से B बराबर RI होता है। V का मान 1.5 सबसे ऊपर दे रखा है, R का मान निकालना है और I का मान 0.5 एम्पियर दे रखा है। जब इनको हम निकालेंगे तो 1.5 को 0.5 से R जो है निकालेंगे तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कट के और 5 से 15 काटेंगे तो 3, R का मान 3 ओम हो गया। जब तो इसका सूत्र होता है R बराबर रो L/A। तो R का मान 3 अभी निकला है, रो का मान हमें ज्ञात करना है, इसे विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। और 3 L का मान ऊपर दे रखा है लंबाई और नीचे A क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁻6 दे रखा है। जब इसको रो की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और 6 × 10⁻⁻6 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 जो है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट गया तो 6 × 10⁻6 रो का मान आ गया। रो बराबर 6 × 10⁻6 ओम मीटर इसका आंसर आएगा। अतः अभिष्ट प्रतिरोधकता जो है 6.10⁻6 ओम मीटर होगा। तीसरा अथवा में प्रश्न है इसका, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको आप सिद्ध करके दिखाएंगे। ये जो नीचे मैंने इसका वो दिया है। चौथा प्रश्न है निम्नांकित आरेख किरण आरेख। तो ये विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि अगर आप लिखेंगे तो इसमें पूरे नंबर इसके मिलते हैं आपको। दूसरा है 2 अथवा में 2 बल्ब जिसमें ये सवाल है मान बताइए। तो ये मैं प्रश्न बता चुका हूँ पहले, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे देख के या पॉज करके। माना पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 है, 2 बल्ब दे रखे हैं। दूसरे प्रतिरोध R2 है, तो P1 की वैल्यू 100 है, P2 की वैल्यू 60 है, P1 दोनों पे 220 वोल्ट था। तो P बराबर V²/R सूत्र होता है। तो R का मान होगा V²/P और प्रत्येक बल्ब का हम प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 बराबर V/P1 हो जाएगा। तो 220 B का मान है, 220² 220 को 2 बार गुणा करेंगे, 220 × 220 और 100 में 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे तो 22 × 22 बराबर 484 ओम आ गया, पहला R1। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 V²/P2 ये सूत्र हो जाएगा। फिर 220 का स्क्वायर नीचे 60, 220 × 220/60, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 2 3 6 ऊपर 11 हो जाएगा। 220 11 गुणा में नीचे 3, इनकी गुणा करेंगे तो 2420/3 ओम, ये R2 आ जाएगा। R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। 1/R का मान निकालना है तो 1/R1 ऊपर देखो 484 भी निकाला है और प्लस 1/R2 का मान 2420/3। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है 1/R बराबर 1/484 प्लस जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/2420। 1/R बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2420 आएगा। इससे भाग देंगे 484 से तो 5 जाएगा, तो 5 गुणा ये 3 आएगा। तो 5 + 3 8, 1/R बराबर 8/2420
जब R निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 2420/8 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 605/2 या 302.5 ओम आएगा। ये इसका तुल्य प्रतिरोध हुआ। अलग अलग धारा निकालना है अगर I बराबर, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों धाराएं अलग लग जाएंगी, B/R1, तो V का मान 220 और R1 484, भाग देंगे इसको काट पीट के तो 0.45 आएगा। ऐसे I2 निकालेंगे, V/R2 220 B और 2420/3, 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा 220 के, और 2420 जब इससे कैलकुलेट करें 3/11 तो 0.27 ये आएगा आपको। नेक्स्ट इसका खा खंड है, ये इसमें केमिस्ट्री का है। 5वें का कार्बन की पारम परमाणु की संयोजकता, तो मैंने वहाँ भी समझाया था कि कार्बन C कहते हैं, C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बराबर 2,4, तो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 4 आई। खा कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, कैल्शियम Ca का +2 होती है संयोजकता और PO4 की -3 होती है। ये देखिए कि Ca की 2 और PO4 3 जब क्रॉस हो जाएगी तो Ca3PO4 होल ट्वाइज, इस तरह से ये कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र बनेगा। और तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ऐसे गा वाला रासायनिक समीकरण BaCl2 एक्वस यानी जलीय, H2SO4 एक्वस BaSO4 + 2HCl, जब इससे करेंगे तो इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन ठीक है। छठे का क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, तो Cu++ और Zn, ये S सॉलिड एक्वस और सॉलिड दे रखा है, Cu Zn, ये पूरी इक्वेशन लिखी है मैंने। अब चूंकि Cu जो है इलेक्ट्रॉन की हानि कर रहा है, जब हानि कर रहा है तो क्या हो रहा है कि Cu का अपचयन हो रहा है, यानी कि 2 से 0 होगी इसकी संयोजकता, तो इसलिए Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचायक पदार्थ हुआ। और Zn में 0 था, इसकी +2 हो रही है, तो Zn में बढ़ रहा है, तो इसलिए इसे ऑक्सीकारक कहेंगे। तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ Zn हुआ और अपचायक Cu हुआ, यही 2 नंबर पूछ रहे हैं। खा वाला है कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निकालना है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, इसका उपयोग है साबुन बनाने में काम आता है और कागज़ उद्योग में भी काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये मूर्तियाँ बनाने में और टूटी हड्डी को जोड़ने में यानी प्लास्टर चलाने में भी काम आता है। घरों की POP ऊपर जो है डिजाइन बनाने में भी आता है। नेक्स्ट है मेड लीफ की उपयोगिता पूछ रहे हैं, तो उपयोगिता में देखिए पहला है नए तत्वों की खोज में अति उपयोगी है ये। दूसरा संदिग्ध परमाणु भारों के शोधन करने में। तीसरा एक तत्व के गुणों के आधार पर अन्य तत्वों के गुणों की व्याख्या करना संभव है इसके द्वारा। और चौथा तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित करना होता है इसका। नेक्स्ट है इसमें 7 का कार्य, निम्नलिखित के IUPAC नाम दीजिए, तो IUPAC मैंने पहले ही बताया था। इसमें H फिर COOH, तो ये मीथेनोइक, क्योंकि कार्बोजिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसमें तो इसे मेथेनोइक एसिड बोलेंगे। ऐसे ही CH3C और CH3 इधर दोनों ऊपर नीचे लगे हैं, CH2 CH और CH3 ये, तो इसके 2 नाम हो सकते हैं ऊपर। अगर हम लेफ़्ट साइड से चलें तो 2,4,4 राइट साइड से 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होगा, और लेफ़्ट से चलेंगे तो इसमें 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन नाम आएगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है CH3COOH + NaOH, बाकी खाली जगह रख के छोड़ रखिए, तो CH3COO में Na जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। इसका एसिटिक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH, इसको सिरका कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार है, और सोडियम एसिटेट लवण और जल मिलता है। इस तरह से तो यही वही है कि अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण की अपक्रिया भी कहते हैं, उसमें भी आप उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है C2H5OH + 2Na की जब क्रिया करेंगे इससे Na से, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाए हैं और C2H5ONa यानी सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तीसरा प्रश्न है CH3COOH एसिटिक अम्ल, जब C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया करेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो CH3COOH C2H5 और H2O प्राप्त होता है। इसे हम एथिल एसिटेट या एस्टर कहते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण की क्रिया भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल की जब एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है, जैसे देखिए सबसे ऊपर वाली समीकरण अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है, ऐसे अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से एस्टर और जल बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं।
और ऊपर की जो क्रिया है उसे उदासीनीकरण कहते हैं, पहले नंबर की। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न C2H5OH, ये 2 नंबर में है। KMnO4 की उपस्थिति में, जब क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो जो +2O दे रखा है, 2O माने ये नवजात ऑक्सीजन है, तो इसमें CH3COOH एसिटिक एसिड और H2O बनेगा। या नीचे इसी को मैंने CH3CH2OH +2O नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे KMnO4 क्षारीय उपस्थिति में, या तो क्षारीय KMnO4 होता है इसमें, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है K2Cr2O7, इसकी क्रिया होगी तब भी यही बनता है CH3COOH +H2O, एथेनोइक एसिड और जल। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, ये 7 नंबर में बिल्कुल अगर आपने ऐसे दिया है तो बिल्कुल आपके पूरे 7 नंबर मिलेंगे। C2H5OH शांत H2SO4 से क्रिया करेंगे 140 डिग्री पर, जब एथिल अल्कोहल को 140 पर गर्म करते हैं तो C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, और जब इसी को हम 160 से 170 डिग्री C पर करते हैं तो एथिलीन C2H2S4 और H2SO4 प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। वीडियो अभी तक मैंने इसमें आपके 8वें का प्रश्न, ये 5 जो है आपकी टिप्पणी थी, ये समीकरण पूर्व की। इसके बाद में आगे देखिए अथवा प्रश्न है इसमें, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो पहला है इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे प्रकार के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह का स्थान ले लेते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 से Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो CH3Cl और HCl प्राप्त होगा। या नीचे Zn जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो ZnSO4 +H2। तो प्रतिस्थापन माने इसमें देखिए ऊपर वाले में CH3 में एक H हट गया तो वहाँ Cl लग गया, इसमें Zn में SO4 लग गया, तो इस प्रकार से स्थापन, एक को स्थापित करके दूसरा हो जाता है। इसमें जो हाई रिएक्टेंट होता है वो लो रिएक्टेंट को हटा देता है। सेकंड है सजातीय श्रेणी क्या है, तो सजातीय श्रेणी क्या है, इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जिसके 2 क्रमागत सदस्यों के अणुओं में केवल CH2 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो उसके कुछ मैंने यहाँ पर आपको कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं, जैसे CH4 मीथेन, C2H6। अब C2H6 और CH4 का अगर माइनस करें तो CH2 का डिफरेंस ही रहेगा। ऐसे C3H8, C4H10, C5H12, इनमें अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर दूसरे से पहले को या तीसरे से दूसरे को या चौथे से तीसरे को माइनस करेंगे तो CH2 का डिफरेंस ही आएगा। ऐसे जो यौगिक हैं इन्हें हम सजातीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, दहन अभिक्रिया क्या है, इनको इंग्लिश में कंबशन रिएक्शन कहते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन अथवा वायु की अधिकता में जलना दहन कहलाता है, माने जलना ही दहन कहलाता है। यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे कार्बन माने लकड़ी को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। इसलिए जब ऊष्मा और प्रकाश मिलता है इसलिए ऊष्मा क्षेपी माने ऊष्मा निकलती है इसमें। CH4 जब ऑक्सीजन के साथ मेथेन जब जलता है तो CO2 और H2O मिलता है और ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। चौथा प्रश्न है इसमें एस्टरीकरण। देखिए इससे पहले एक समीकरण थी वो मैंने एसिटिक एसिड की, आप यहाँ देखिए इसमें जो एस्टरीकरण जो है आपकी तीसरी समीकरण है, ये एस्टरीकरण है। ठीक इस प्रकार से ये भी, ये वही जो है आपकी एक ही सवाल 2 बार दे दिया इसमें। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है, मैंने समझाया था अभी इससे पहले, उसी प्रकार अम्ल व अल्कोहल की क्रिया से एस्टर और जल बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है लगभग। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल की क्रिया जब C2H5OH अल्कोहल से कराएंगे, एथिल अल्कोहल से, तो शांत H2SO4 की उपस्थिति में तो CH3COO C2H5 यानी एथिल एसिटेट या एस्टर बनता है और जल बनता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।